हाय एवरीवन। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एमटीपी मार्च 2021 के कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मुझे लगता है जिसे आपको फटाफट से गो थ्रू कर लेना चाहिए। हम ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं देंगे, फटाफट से इस क्वेश्चंस को हम गो थ्रू करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम ये सारे जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर पहले हम इंडेक्स 108 का एक क्वेश्चन है जो कि आरटीपी में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हम इंडेक्स 20 का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर एक इंडेक्स 40 का, एंड फाइनली इंडेक्स 8 का भी किए। आरटीपी की आपके एसएम में नहीं है, आरटीपी नवंबर 2019 में भी क्वेश्चन है। तो ये मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको फटाफट से गो थ्रू कर लेना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स 108 का जो क्वेश्चन है, एंड ये स्टडी मटेरियल में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फटाफट से हम इसे गो थ्रू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द, यहाँ पर देख लेता हूँ, चलिए ठीक है। टी लिमिटेड इज एंगेज इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर रनिंग अ फ्लीट ऑफ बिजनेस एट डिफरेंट रूट। यानी ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका बिजनेस है जहाँ पर ये अपना बसेस चलाते हैं। डिफरेंट अलग अलग रूट्स में ये अपना बसेस चलाते हैं, है ना। आगे टी लिमिटेड का 3 अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किया जा रहा है। दैट इज सेगमेंट 1, ये आइडेंटिफाई हो चुका है कि ये 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स है सेपरेटली। कौन सा लोकल रूट एक आपका सेगमेंट 1 हो गया, सेगमेंट 2 इंटरसिटी रूट हो गया, सेगमेंट 3 कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग का। ये 3 अलग अलग सेगमेंट है। अब सेगमेंट 1 का डेटा दिया हुआ है, सेगमेंट 2 का डेटा दिया हुआ है, सेगमेंट 3 का डेटा दिया हुआ है। पढ़ दें। सेगमेंट 1 में इन्होंने क्या बोला कि द लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अवार्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट टू प्लाई द बसेस एट डिफरेंट रूट्स फॉर पैसेंजर्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवार्डेड फॉलोइंग ए कंपिटिटिव टेंडर प्रोसेस। द टिकट प्राइस पेड बाय पैसेंजर्स आर कंट्रोल्ड बाई। तो जो टिकट का प्राइस होगा ना, जो पैसेंजर देंगे, वो लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। टी लिमिटेड वुड चार्ज द लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑन ए पर किलोमीटर बेसिस। तो पर किलोमीटर बेसिस में चार्ज किया जाता है। जनरली ये सिटी बसेस वगैरह में होता है, आप देखिएगा सिटी बसेस वगैरह में आप देखते हो ना, जहाँ पर गवर्नमेंट ही रेगुलेट करता है कि कैसे प्राइस लेना है। आप अपनी मन मर्जी से प्राइस सेट नहीं कर सकते। वहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से प्राइस ऑलरेडी फिक्स रहता है गवर्नमेंट का, और वो जो कहेंगे वही आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास सोल डिस्क्रिप्शन नहीं है सेगमेंट 1 में कि हम अपने हिसाब से प्राइस वगैरह सेट कर सके, है ना। कोई सोल डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास। सेगमेंट 2 में टी लिमिटेड ऑपरेट्स बसेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप निजी जिंदगी से फील कीजिए, ये एक सिटी से दूसरे सिटी में चलती है, तो ये सिटी बसेस नहीं है, है ना। तो ये आपके इंटरसिटी बस हो सकती है, इंटरसिटी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरसिटी चलती है। तो प्राइस आर सेट बाय टी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, डिलक्स, लक्सरी, सुपीरियर। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिशनरी प्राइस सेट करते हैं, है ना। यहाँ पर नो डिस्क्रिशन इन सेटिंग प्राइस, और यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ये प्राइस सेट करते हैं। ये हमें पता चला। आगे देखते हैं सेगमेंट 3। टी लिमिटेड ऑल्सो लीजेस बस टू स्कूल अंडर ए लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। तो ये लीज में भी बसेस को देता है। तो यहाँ पर हम मैं ना कह सकते हैं कि लीसेस में यहाँ पर दे रहा है बसेस वगैरह को। तो चलिए इंडस 116 का भी कंसेप्ट लग सकता है अगर आप लीसेस पे दे रहे हो तो, है ना। तो लीसर हो आप तो उसके अकॉर्डिंगली आप अकाउंटिंग करोगे, जो भी है डिपेंड करेगा कि वहाँ पर लीसर के लिए तो ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज दोनों हो सकते हैं। तो ये टोटली डिफरेंट थिंग हो गया। यहाँ पर इनका बेसिकली लीसेस में क्या आता होगा, रेंट आता होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया वेल सेगमेंट 1 हैज बीन शोइंग सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी। कहा कि सेगमेंट 1 में प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लाइन हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वगैरह प्राइस अपने हिसाब से सेट करते हैं, आपको प्राइस सेट करने को देते नहीं है। एंड वहाँ पर ऐसा भी रहता है कि रूट्स में आपको बस चलाना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे आपके मतलब लिमिटेशंस रहते हैं, जिसकी वजह से बता भी रहा है कि सेगमेंट 1 का प्रॉफिटेबिलिटी कम आ रहा है। वही सेगमेंट 2 इज परफॉर्मिंग वेल इन रेस्पेक्ट ऑफ हायर रेवेन्यूज एंड इंप्रूव्ड मार्जिन। तो सेगमेंट 2 में हमें क्या दिख रहा है कि ये पैसा अच्छा खासा चार्ज करते हैं, है ना। इंप्रूव्ड मार्जिन से हायर रेवेन्यू ये अर्न कर रहे हैं सेगमेंट 2 में। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट श्योर व्हाई इज द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर यूजर्स। इन्हें नहीं पता कि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन देना क्यों यूजर्स के लिए रेलेवेंट है, व्हेन दे शुड ओनली कंसर्न अबाउट द रिटर्न्स फ्रॉम ओवरऑल बिजनेस। तो ये कहना क्या चाहते हैं पता है, कस्टमर तो अल्टीमेट टोटल कमाई से उनको मतलब होगा, उनको सेगमेंट वाइज क्या मतलब होगा। दे वुड लाइक टू एग्रीगेट द सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 फॉर रिपोर्टिंग अंडर ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये एग्रीगेट करना चाहते हैं। तो आपको मैं बता दूं, याद दिला दूं, एग्रीगेशन करने के लिए हमें देखना होता है कि जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, फीचर्स है, वो सिमिलर होना चाहिए। यानी दो सेगमेंट को आप एग्रीगेट तभी करोगे जब मान लीजिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सिमिलर हुआ, प्रोडक्शन का प्रोसेस सिमिलर है, आपका कस्टमर भी जो टाइप ऑफ कस्टमर या क्लास ऑफ कस्टमर है वो भी सिमिलर है, मेथड वगैरह वगैरह सिमिलर। ये सारे ईच क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने पड़ते हैं फॉर एग्रीगेशन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम यहाँ पर एग्रीगेशन, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर AGGREGATION होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार लिख ही देता हूँ। चलो एग्रीगेशन। तो यहाँ पर मेरा कहना ये कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते तब हम क्या करते,
दो ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम एग्रीगेट कर सकते हैं इंडेक्स 108 के हिसाब से। तो ऑब्वियसली आपको ये ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का जो नेचर है वो सिमिलर है ना। जैसे क्रीम हो गया एंड आगे हम बहुत सारे अलग अलग फेस वॉश वगैरह हम कह भी सकते हैं उनके सिमिलर है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सिमिलर है, कस्टमर भी क्लास ऑफ कस्टमर जनरली सिमिलर रहेंगे। यहाँ पर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में भी हम कह सकते हैं कि क्लास ऑफ कस्टमर जनरली सिमिलर रहेंगे, क्योंकि जो फ्रूट्स खरीदेंगे वो जनरली वेजिटेबल्स भी खरीदेंगे और वो नेचर भी सिमिलर ही हो गया आपका। प्रोडक्शन का प्रोसेस भी जनरली वो उगता है खरीदते हैं सिमिलर होता है, सारे मेथड्स वगैरह जनरली सिमिलर होते हैं, वहाँ पर हम एग्रीगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या इसके अलावा अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी हम एग्रीगेट कर सकते हैं। पर आप यहाँ पर मुझे बताइए क्या सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में आप बताइए कि क्या यहाँ पर क्लास ऑफ कस्टमर जरूरी है सिमिलर होगा? नहीं, अलग अलग क्लास ऑफ कस्टमर है, क्योंकि सेगमेंट 1 में क्लास ऑफ कस्टमर वहां पर लोकल वाले अलग अलग होंगे। सेगमेंट 2 में आप डिलक्स भी चलाते हो, लग्जरी भी चलाते हो, सुपीरियर भी चलाते हो, तो हमें ये पता चला कि क्लास ऑफ कस्टमर अलग है। और अगर आप बात करोगे नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, भले ही दोनों बसेस है पर यहाँ पर नेचर ऑफ सर्विसेज अलग अलग दिया जा रहा है यहाँ पर। जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आप देखोगे सीट्स वगैरह कैसा रहता है, नॉर्मल आप खड़े होकर भी जाते हो जो लोकल आपकी सिटी बसेस चलती है। पर सेगमेंट 2 में जहाँ पर ये वन सिटी टू अनदर पे जाती है, आपको सोने का फैसिलिटी दे रहे हैं ना, सेमी स्लीपर होगा, स्लीपर होगा, तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का नेचर भी लगभग हम कह सकते हो थोड़ा अलग होगा यहाँ पर। एंड डेफिनेट सी बात है ये दोनों टोटली डिफरेंट थिंग है, यहाँ पर इसे एग्रीगेट नहीं करना चाहिए सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 को। और ये जो कह रहा है यहाँ पर जो मैनेजमेंट ये क्या कह रहा है, यूजर्स के लिए ये रेलेवेंट नहीं होगा अलग अलग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं होगा? उनको पता चलना चाहिए कि सेगमेंट 1 से आपका जो कमाई हो रहा है वहां पर आपका सोल डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्राइस सेट करने का, वहां पर गवर्नमेंट का लिमिटेशन है जिसकी वजह से आपका प्राइस यहाँ पर कमाई कम भी हो रहा है आपका। और सेगमेंट 2 में वहीं आपके पास खुला छूट है, आप अपने हिसाब से प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फैसिलिटीज देके आप प्राइस को बढ़ा भी सकते हो। तो ये कस्टमर को पता चलना चाहिए कि सेगमेंट 1 से कितना कमाया जा रहा है, सेगमेंट 2 से कितना कमाया जा रहा है। ये उनके लिए बहुत रेलेवेंट है यूजर्स के लिए, ताकि वो अल्टीमेटली डिसीजन ले सके कि वो इस एंटिटी में पैसा लगाए कि नहीं लगाए, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 का रिपोर्टिंग जो आप सेपरेटली करो, आप इसे एग्रीगेट नहीं कर सकते। हालांकि सेगमेंट 3 तो एकदम अलग से करना है, क्योंकि यहाँ पर रेंटल इनकम आ रहा है आपका, तो यहाँ पर इनका प्रॉफिटेबिलिटी जनरली फिक्स रहता है क्योंकि रेंटल इनकम आपका आ रहा है। तो इसलिए आपको पता चलना चाहिए यहाँ पर तीनों अलग अलग डिफरेंट सेगमेंट हो गए, और इसलिए यहाँ पर यूजर्स को बताना पड़ेगा आपको सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करके, ताकि उनको पता चल सके सेगमेंट 1 में क्या कमाया गया है, सेगमेंट 2 में क्या कमाया गया है, सेगमेंट 3 में क्या कमाया गया है ना, अलग अलग। क्योंकि इनका सबका अलग नेचर जो है ना, इनका अलग अलग है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अलग अलग है यहाँ पर तीनों में। तो इसलिए हमें सेपरेटली सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करना चाहिए। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में अब ये 4 पॉइंट, ये पांचवा वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये 4 पॉइंट है ना, फर्स्ट 4 पॉइंट आप बस दिमाग में रखना, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नेचर सेम होना चाहिए, प्रोसेस सेम होना चाहिए, कस्टमर टाइप एंड क्लास ऑफ कस्टमर सेम होना चाहिए, और जो मेथड होता है यूज टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड द सर्विस वो मेथड जनरली सेम होना चाहिए, है ना। तो ये चारों पॉइंट आप दिमाग में रखना, एग्जाम में लिख के आना। फिर आगे आप क्या लिखोगे यहाँ पर, मैंने देखिए ऑलरेडी यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि इन सेगमेंट 1 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिसीजन टू अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ लोकल अथॉरिटी which also sets price and pay for the services. The company is not exposed to passenger revenue risk since a contract is awarded by competitive tender. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अवार्ड किया जा रहा है कि आपके टेंडर के हिसाब से इस एरिया में आप चलाओगे, यानी बेसिकली वहाँ पर रेवेन्यू रिस्क का थोड़ा कम रहता है, और ऐसे भी प्राइस सारा सेट ही रहता है। तो वहाँ पर कोई वैसा नहीं कि कोई दूसरा आपका प्राइस ज़्यादा ले लेगा या कम ले लेगा तो उसके पास चले जाएंगे। पर अदर हैंड में अगर हम बात करें इंटरसिटी सेगमेंट में, वहाँ पर कस्टमर क्या पता आपके पास बहुत है या क्या पता आपके पास नहीं भी है, वो डिपेंड करेगा बहुत सारे आपके सर्विसेज पे, प्राइस पे डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा महंगा लोगे तो भी क्या पता नहीं आया, और क्या पता बहुत अच्छा सर्विसेज दोगे तो ज़्यादा प्राइस भी देने को रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली क्या है, अलग अलग है। कस्टमर के यहाँ पर बिहेवियर फीडबैक वगैरह भी देखा जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि आप देखना जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो हम देखते हैं बसेस वगैरह कैसी है, क्या उनका मतलब रेस्पॉन्स है, रिव्यू के हिसाब से हम जाते हैं। पर सिटी बस के टाइम में आप थोड़ी ना जाते हो, आप तो जो मिलती है बस आप चढ़ जाते हो, है ना। तो इसलिए ये दोनों में फर्क है। एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए इन्वेस्टर्स रिटर्न को यहाँ पर कंसीडर करेगा कि अलग अलग सेगमेंट से आप कितना कमा रहे हो, एंड इसीलिए आप यहाँ पर एग्रीगेट करोगे वो सही नहीं है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया ना वो आप दिमाग में रखना। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर इन्वेस्टर चाहेगा जानना है कि मैनेजमेंट किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है, अलग अलग सेगमेंट में कैसे वो प्रॉफिट कमा रहा है, और इसलिए यहाँ पर ये आपका कंक्लूजन रहेगा फाइनली।
In T Limited's case, if the segments are aggregated, then the increased profit in segment 2 will hide the decreased profit in segment 1. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों को अगर आप एग्रीगेट कर दोगे तो ऐसा सिचुएशन में सेगमेंट 2 का आपका ज़्यादा प्रॉफिट है, सेगमेंट 1 का कम प्रॉफिट है, ये आप हाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं यूजर से छिपा रहे हो ये बात है. However, the fact that the profit have sharply declined in segment 1 would be of interest to investors, as it may suggest that future cash flow from this segment are at risk. ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टर क्या पता जो शेयर होल्डर्स है वो बोलेंगे एजीएम में कि आप ना सेगमेंट 1 को बंद कर दो, फिर अगर आपका डिक्लाइन हो रहा है तो वहां पर डिसीजन ले पाएंगे प्रॉपर कि सेगमेंट 1 का मैं करना क्या चाहिए, क्योंकि वहां पर लॉसेस हो रहा है और क्या पता आगे और लॉसेस हो जाए, तो इसलिए वहां पर सिग्निफिकेंट क्या है, रिस्क है वहां पर. तो इसलिए ये सारा सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग करने से आप बता पाओगे, क्योंकि आप सोचिए ना, दो सेगमेंट, एक सेगमेंट ए है एक बी है, एक में आपने 50 रुपीज नेगेटिव अर्न किया और एक में आपने 100 रुपीज कमाया, तो टोटल आपका कमाई हुआ कितना, चलिए 100 की जगह मैं 120 ले लेता हूं, तो आपका टोटल कमाई हुआ 70. आप अगर यूजर्स को डायरेक्ट बताओगे कि मेरा 70 कमाई हुआ, वो खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है 70 कमाए. पर अगर आप यूजर्स को बोलोगे हमने यहाँ पर 120 कमाया और हमने यहाँ पर 50 का लॉस किया, तो वो नाखुश होंगे. देखा जाए तो क्यों नाखुश होंगे, वो बोलेंगे यार यहाँ पर इतना लॉस क्यों रहा है, इसे बंद करो, इसे बंद करते तो हमारा 120 का कमाई होता इंस्टेड ऑफ 70. तो इसलिए सेगमेंट वाइज सेपरेटली रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी होता है ना. तो ये हमने समझा, तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पहले इंडस 20 का, डेट इज रेनबो लिमिटेड का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. रेनबो लिमिटेड, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5 में इंडस 20 में. Rainbow Limited is carrying out various projects for which the company has either received government financial assistance or is in the process of receiving the same. The company has received 2 grants of rupees 1 lakh each relating to the following ongoing research and development project. यानी 1 लाख रुपीस और 1 लाख रुपीस आपको 2 प्रोजेक्ट में मिला है. ये रहा पहला प्रोजेक्ट, ये रहा दूसरा प्रोजेक्ट, है ना. 2 प्रोजेक्ट में आपको 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस का ग्रांट मिला है. यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं 1 लाख है ग्रांट मिला है और यहाँ पर भी आपको 1 लाख का ग्रांट मिला है. चलिए पहला वाला पॉइंट देखते हैं. द फर्स्ट ग्रांट रिलेट्स टू द क्लीन रिवर प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स रिसर्च करना है आपको इनटू द इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया इन मध्य प्रदेश. तो मध्य प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्रीज है और वहाँ पर उस फैक्ट्रीज की वजह से केमिकल वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे पानी दूषित हो रहा है. तो इसी से रिलेटेड आपको रिसर्च करना और आपको बताना है कि क्या इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, कितना गंदा हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना है. और उसीलिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे रहा है रिसर्च करने का. हाउएवर क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है ना यहाँ पर, तो वो ठीक करना है, इसलिए रिसर्च करवाया जा रहा है. तो रिसर्च करे, गवर्नमेंट इसमें आपको मदद कर रहा है, 1 लाख रुपीस का ग्रांट दे रहा है. हाउएवर नो मेजर स्टेप्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय रेनबो लिमिटेड टू कमेंस दिस रिसर्च एज एट 31 मार्च 2002. बस इतना ही क्वेश्चन है. तो आप बताइए, हम भगवान तो है नहीं कि इतना सा क्वेश्चन से हम आपको आंसर बता देंगे. अरे इन्फॉर्मेशन इन्होंने इतना लिमिटेड दिया है ना, और हमसे उम्मीद लगा के बता रहे कि बताओ क्या कर रहा है. तो यहाँ पर आपको मैं सीधा आंसर की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई उपाय नहीं है. क्वेश्चन में एकदम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया, कहा कि रिसर्च के लिए आपको ग्रांट मिला है और यहाँ पर अभी तक कोई स्टेप लिया नहीं किया 31 मार्च 2002. कोई रिफंड का बारे में नहीं बताया, क्या रिफंड होगा नहीं होगा, कंडीशनल है या फिर अनकंडीशनल ग्रांट मिला है, कुछ भी नहीं बताया. अब देखिए यहाँ पर आंसर इनका अगर हम पढ़ते हैं तो the first grant for Clean River project involving research into effects of various chemical waste from the industrial area in Madhya Pradesh seems to be unconditional. बोल रहे कि unconditional लग रहा है. No details regarding its refund has been mentioned. तो ये क्या बात हुई यार कि अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आप बोल रहे हो कि सीम्स टू बी अनकंडीशनल. अगर कोई नया बच्चा पहली बार एग्जाम में क्वेश्चन देख के आंसर लिखेगा तो वो क्या माने, सीम्स कंडीशनल कि अनकंडीशनल. इन्फॉर्मेशन नहीं देने का मतलब ये नहीं कि वो अनकंडीशनल हो गया, है ना. तो यहाँ पर आप ये एजम्पशन लगा रहे हो, और ये चीज मुझे ऐसे का एकदम पसंद नहीं है कि वो हर जगह पे अननेसेसरी एजम्पशन लगाते और ऐसे घटिया क्वेश्चन ही वो एग्जाम में देते. और इसी वजह से मैं क्वेश्चन फटाफट आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन घटिया है ना, इन्फॉर्मेशन कम दिया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएगा, है ना. वो ऐसा करते हैं हरकत, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है यहाँ पर. तो यहाँ पर आप देखिए अनकंडीशनल इनका कहना है, इसलिए एजम्पशन लगा रहे हैं कि यहाँ पर सॉरी रिफंड के बारे में कुछ बोला नहीं, इसलिए एजम्पशन लगा रहे हैं कि अनकंडीशनल है. और आप क्या करिए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दीजिए. भले 31 मार्च 2002 का आपने काम चालू ही नहीं किया, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस में से रिकॉग्नाइज कर दीजिए. ये मुझे हजम नहीं हुआ, है ना, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ. फिर आगे ऑल्टरनेटिवली में तो फिर भी थोड़ा सा ढंग का बात बोला. इन केस द ग्रांट इज कंडीशनल. अगर ग्रांट कंडीशनल होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली बात है, हम आज जब पैसा मिलेगा तो पैसा जब मिलेगा तो हम उसे क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट के अंदर जो पैसा आएगा 1 लाख रुपीस वो कैश बढ़ा देंगे और इधर हम लाइबिलिटी में दिखाएंगे, जो नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर दिखा देंगे गवर्नमेंट ग्रांट या फिर डेफर्ड इनकम लिख के
हम 1 लाख रुपीज दिखाएंगे यहाँ पर, है ना। और जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर ओवर ए पीरियड कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो ओवर ए पीरियड हम थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे, रेवेन्यू पीएल में ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए 2 ईयर्स तक हमारा रिसर्च चलेगा और 2 ईयर्स ओवर द पीरियड ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो फर्स्ट ईयर में 50,000 हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे, सेकंड ईयर में यहाँ से हम पीएल में 50,000 ट्रांसफर करेंगे। तो यही तो हम करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वही लिखा कि ओवर द ईयर आप एक्सपेंडिचर को इनकर्ड होगा तो वैसे वैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, पहले आप डेफर कर दीजिए। तो ये तो फिर भी थोड़ा सा सही बोला, पर अदरवाइज ये क्वेश्चन भी घटिया था एंड इसका सॉल्यूशन तो और ज्यादा घटिया। चलिए उपाय नहीं है, आपको ये बस इसलिए गो थ्रू कर लेना है जस्ट, ताकि दिमाग में आपके रहे, आप एग्जाम में कुछ लिख पाओ। तो वही लिखना है इनके हिसाब से, अनकंडीशनल है इसलिए हम पीएल में दिखा देंगे, और अगर मान लीजिए ऑल्टरनेटिवली कंडीशनल होता तो हम इसे डेफर्ड इनकम मानते हैं, और ये आप एक बैलेंस शीट बना के छोटा सा एक्सप्लेन कर देना, मजा आ जाएगा, है ना। तो चलिए उपाय नहीं, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। द सेकंड ग्रांट रिलेट्स टू द कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इक्विपमेंट, यानी आपको नया इक्विपमेंट का कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए आपको सेकंड ग्रांट दिया जा रहा है। नया इक्विपमेंट का डेवलपमेंट करना है आपको, खुद डेवलप करना है आपको। दैट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर इको फ्रेंडली सब्सटीट्यूट्स फॉर एग्जिस्टिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पर देखिए ना, देखा जाए तो ऊपर पहले वाले पॉइंट से रिलेटेड ही हुआ कि प्लास्टिक प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब सारे एनवायरनमेंट को केमिकल्स की तरह तो हो गई है, सारे एनवायरमेंटल को डैमेज करते, तो आप इको फ्रेंडली कोई सब्सटीट्यूट बताइए, है ना, जो आपका जिससे प्लास्टिक प्रोडक्ट वगैरह कम यूज हो। Rainbow Limited is confident about the technical feasibility and financial feasibility of this new technology, which will be available for sale in the market by April 2003. तो यहाँ पर देखा जाए तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट जो दे रहा है वो इक्विपमेंट के लिए दे रहा है, नया इक्विपमेंट जो आप डेवलप करोगे उसके लिए आपको दे रहा है। तो क्या ये आपका ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट नहीं हो गया? यस, ये डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड हो गया आपका ये। एंड इसका रिलेटेड हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि डेप्रिसिएबल एसेट से रिलेटेड अगर आपको ग्रांट मिलता है तो हम दो तरीका करते हैं, या तो हम एसेट से ग्रांट का वैल्यू को कम कर देते हैं। मान लीजिए एसेट का वैल्यू है 5 लाख, तो 1 लाख रुपीज में कम कर दूंगा, 4 लाख दिखाऊंगा मैं, और या फिर मैं 1 लाख रुपीज डेफर्ड इनकम में दिखाऊंगा। और जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, और वैसे वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा डेफर्ड इनकम पड़ा हुआ है उसे हम थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेटली पीएल में ट्रांसफर करते जाएंगे। ये दोनों तरीका हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए कि ये तो आपका एसेट रेडी होगा अप्रैल 2003 तक, है ना। तो यहाँ पर हमें तो ग्रांट ये कब मिला है, हम मानेंगे कि 31 मार्च 2002, यहाँ पर देखिए ना डेट भी नहीं बताया, हम मानेंगे अप्रैल 1 2001 है, नीचे बताया क्या, नीचे हाँ 31 मार्च 2002 है एंड तक का। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि 31 मार्च 2002 31 मार्च 2003 तक तो ये रेडी नहीं हुआ एसेट, तो तब तक तो हम क्या करेंगे, तब तक हमें जो पैसा मिला हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, हम कैश 1 लाख दिखाएंगे और डेफर्ड इनकम दिखा देंगे लाइबिलिटी के अंदर, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर डेफर्ड इनकम दिखाइए, गवर्नमेंट ग्रांट लिख के दोनों लिख सकते हो अपना, 1 लाख रुपीज दिखाओगे और 2 साल तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर 1 अप्रैल 2003 को जब आप एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, जब आपका एसेट रेडी हो जाएगा, मान लीजिए 5 लाख का एसेट आपका रेडी हो गया, तो एदर वहां से 1 लाख रुपीज माइनस करके 4 लाख दिखा देना, और ये 1 लाख रुपीज डेफर्ड इनकम यहाँ से खत्म हो जाएगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एसेट 5 लाख का ही रहेगा, ये डेफर्ड इनकम जो है ना ये प्रोपोर्शनेटली आपका जैसे जैसे ये आपका डेप्रिशिएट होगा 5 लाख रुपीज, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली डेप्रिशिएशन चार्ज होगा पीएल में, तो प्रोपोर्शनेटली डेफर्ड इनकम को भी हम थोड़ा थोड़ा पीएल में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो ये दोनों उपाय आपके पास, ये हमने पूरा अच्छे तरीके से समझा हुआ है रेगुलरली क्लास में, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है यहाँ पर। तो पॉइंट नंबर 2 भी मैंने आपको समझा दिया, एंड इससे रिलेटेड आंसर आप खुद पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर, वही दोनों बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, चलिए पार्ट 3 अब डिस्कस करते हैं। In September 2001, due to the flood near one of its factories, the entire production was lost and Rainbow Limited had to shut down the factory for a period of 3 months. यानी फ्लड आने की वजह से रेनबो लिमिटेड का अच्छा खासा नुकसान हुआ और इसे 3 महीने तक अपने फैक्ट्री को भी बंद रखना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस ए कंपनसेशन पैकेज फॉर ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज अफेक्टेड ड्यू टू द फ्लड। As per the scheme, Rainbow Limited is entitled to a compensation based on the average of previous 3 months sales figure prior to the floods. यानी रेनबो लिमिटेड को यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनसेशन देगा। क्या कंपनसेशन देगा? जो फ्लड से जस्ट पहले 3 मंथ्स का जो सेल फिगर था ना उतना पैसा देगा। लेकिन ये पैसा देने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म ऑन और बिफोर 30 जून 2002 विथ नेसेसरी फिगर्स। यानी आपका 30 जून 2002 से पहले पहले आपको क्या करना है, आपको सेल्स फिगर बता देना फ्लड से जस्ट पहले। यानी फ्लड तो आपका सितंबर में आया, यानी हम कह सकते हैं जून जुलाई अगस्त 2001 का चाहिए, जून जुलाई अगस्त 2001 का आपको सबमिट करना कब, 30 जून 2002 से पहले
आपको ये करना है यहाँ पर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेनबो लिमिटेड आर टू बी अडॉप्टेड ऑन 31st May 2002, बाय विच डेट द क्लेम फॉर्म वुड नॉट हैव बीन फाइल्ड विद द गवर्नमेंट। तो यानी 31st May 2002 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह अडॉप्ट करके अब नेसेसरी फिगर्स वगैरह निकाल रहे हो ताकि आप गवर्नमेंट को सबमिट कर सकोगे। और ऑब्वियस सी बात है, तो मतलब 31st May 2002 तक तो आपने अभी तक फाइल नहीं किया, यानी आपने डिटेल्स वगैरह फर्निश नहीं किया गवर्नमेंट को। आपसे पूछा गया सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ इफ एनी फॉर द 2 ग्रांट्स रिसीव्ड एंड द फ्लड रिलेटेड कंपनसेशन के लिए आपको 31st March 2002 आपका रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो आपको बताना है क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। तो थर्ड वाले पार्ट में आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा है इंडस 20 गवर्नमेंट ग्रांट में कि गवर्नमेंट ग्रांट तभी हम मानेंगे जब हम एश्योर रहेंगे कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा ही, जहां पर गवर्नमेंट भी कंफर्म कर देगा कि वो आपको पैसा देगा। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपने अभी तक फाइलिंग नहीं किया, 31st March 2002 तक आपने फाइलिंग नहीं किया, पहली बात ही। दूसरी बात, फाइलिंग भी अगर कर देते तो जब तक गवर्नमेंट आपको अप्रूव ना कर दे कि वो आपको ग्रांट देगा, क्योंकि फाइलिंग करने के बाद वो चेक करेगा नेसेसरी डेटा वगैरह, फिर वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने पैसे देने उसको। तो जब तक वो अप्रूव नहीं कर देगा तब तक आप ग्रांट कैसे दिखाओगे, और कितना अमाउंट है वो भी आप कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पर 31st March 2002 तक हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू फ्लड, ये जो आपको कंपनसेशन मिल रहा है, ये हमें नहीं दिखाना है। इसके लिए दो बातें, एक तो आपने अभी तक फाइलिंग नहीं किया और दूसरा गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं किया। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखते हैं यहाँ पर आंसर आप, तो देखिए आपको 31st May 2002 से पहले हाँ मतलब आपका क्या था, डेट इज इन द ईयर, हाँ सबमिट विल बी एबल टू सबमिट, आप 31st May 2002 के बाद ही सबमिट कर पाओगे, क्योंकि तभी आप फाइनेंशियल्स को अडॉप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर ठीक है, आपके पास अभी भी टाइम है, 30 जून तक का टाइम है आपके पास, है ना। लेकिन 31st March 2002 तक की बात करें, यानी ईयर 2001-2002 की बात करें, तो यहाँ पर अभी तक आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है और गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया, और जब तक ये दोनों नहीं हो जाता तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमें ग्रांट मिलने वाला है। तो यहाँ पर अभी तक रिसीवेबल नहीं हुआ ये, तो इसलिए हम यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट को हम रिकॉग्नाइज रिलेटेड टू कंपनसेशन नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते। तो पहले दो में तो रिकॉग्नाइज किया कि हमने बता दिया, तो यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। थर्टी फर्स्ट मार्च 2002 तक, 2002-3 में रिकॉग्नाइज करेंगे, अलग बात है, तब आपका डेटा वगैरह सब फर्निश हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा तो हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो चलिए ये क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए सो नेक्स्ट है सौर्य लिमिटेड इंडेक्स 40 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सौर्य लिमिटेड ओन्स बिल्डिंग ए विच इज स्पेसिफिकली यूज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेंटल्स। रेंटल्स के लिए इसने बिल्डिंग का यूज किया, यानी लैंड एंड बिल्डिंग अगर रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए यूज होता है तो हम उस पर इंडेक्स 40 लगाते हैं, उसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझते हैं। और ध्यान रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमेशा कॉस्ट मॉडल लगता है, फेयर वैल्यू मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल कभी नहीं लगता है। सिर्फ डिस्क्लोजर करने के लिए हम फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, और अदरवाइज अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट मॉडल से होता है। द कंपनी हैज नॉट बिन यूजिंग द बिल्डिंग ए और एनी ऑफ इट्स फैसिलिटीज फॉर इट्स ओन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। अपने यूज के लिए नहीं कर रहा, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लियर कर रहा है आपको। कंपनी ऑल्सो एक्सप्लोर कर अपॉर्चुनिटीज टू सेल द बिल्डिंग, मतलब वही कुल मिला के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ये अल्टीमेटली आपको बता रहा है कि ये जो लैंड है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है आपका। चलिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट फॉर बिल्डिंग ए फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2002। बिल्डिंग ए वॉज परचेस्ड 5 years एगो, 5 साल पहले आपने बिल्डिंग को परचेज किया है ना। कितने में, 10 करोड़ रुपीस में आपने परचेज किया, और बिल्डिंग का लाइफ जो है वो 20 years एस्टिमेट किया गया। कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेरी बात समझिए, 10 करोड़ में आपने आज नहीं खरीदा, 5 years पहले खरीदा है, तो 5 years का इसमें स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। तो आउट ऑफ 20 years 5 years का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। तो 10 करोड़ में आपका 5/20 years का अगर हम डेप्रिसिएशन करें तो यानी 2.5 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका, है ना। प्रोपोर्शनली 2.5 करोड़ का डेप्रिसिएशन हो गया 5 years का आपका। आगे, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने फिर से एक नया बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग बी। ये कब खरीदा, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 2001 को खरीदा। चलिए यहाँ पर दिया हुआ भी 1 अप्रैल 2001 को अपने प्रॉपर्टी परचेज किया 2 करोड़ रुपीस देके, और ये भी अब हेल्ड कर रहे हो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। एक्सपेक्टेड लाइफ है 40 years का, तो देखिए ना 40 years का एक्सपेक्टेड लाइफ है, और 2 करोड़ में आपने खरीदा, तो एवरी ईयर आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा, 2 करोड़ पे 40 years, और ये तो आपने 1 अप्रैल 2001 को खरीदा है। एज यूजुअल कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन यूज करता हो। तो मेरी बात समझिए, पहला वाला पॉइंट है ना, आप यहाँ पर एज्यूम करना है कि 1/4/2001 की बात कर रहे हैं, ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन क्लियर नहीं करता ना, वो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये 1/4/2001 को ही आपने इसका बात करो आप कि 1/4/2001 को ये 5 years ओल्ड एसेट है, तो आपका 5 years का डेप्रिशिएट करने के बाद हमें पता चलेगा, यानी 10 CR में 5 years का डेप्रिशिएशन होगा 2.5 करोड़, अब निकाल लेना, आ जाएगा 7.5 CR जो है ये आपका 1/4/2001 का वैल्यू है। और इधर तो 1/4/2001 का ये वैल्यू, क्योंकि आपने अभी खरीदा है,
दोनों में फर्क क्या है, ये 5 साल पहले खरीदा तो हमने क्या किया, 5 साल का डेप्रिशिएट करने पर हमें पता चला कि इसका आज का वैल्यू 7.5 है, और यहाँ पर तो ये आज ही खरीदा है, तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2001 को हम कह सकते हैं 7.5 + 2 यानी 9.5 का एसेट है दोनों मिला के, है ना। आगे देखते हैं, तो चलिए अभी हम इसका क्या करेंगे, अकाउंटिंग देखेंगे। टेंशन ना ले, मैंने पूरा लिखा हुआ अच्छे से यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर बिल्डिंग ए की बात करें तो ये आपका 1 अप्रैल 2001 को 5 ईयर्स पुराना है, तो 5 साल का डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया। 10 करोड़ बाय 20 ईयर्स इंटू 5 ईयर्स करके हमने 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगा दिया, यानी 2.5 करोड़ आपका 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन, और आपका नया वैल्यू आ जाएगा कब का, ये 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू आ चुका है आपका। और बिल्डिंग भी तो आपने इसी डेट पे खरीदा है, तो 2 करोड़ का बिल्डिंग बी का वैल्यू है। तो आप मुझे बताइए, हमें ये पता चल चुका है कि 9.5 CR का आपका वैल्यू कब का है, ये 1 अप्रैल 2001 का है। अब अगर हम बात करें 31 मार्च 2002 की, यानी 1 साल के बाद, क्योंकि 31 मार्च 2002 का ये सारा अकाउंटिंग करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना, सारा 31 मार्च 2002 का ही बात कर रहा है आपका यहाँ पर। अगर हम बात करें तो हमसे पूछा भी जो जा रहा है ट्रीटमेंट वगैरह सारा चीज पूछा जा रहा है 31 मार्च 2002 को। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2002 को क्या हमें दोनों को डेप्रिशिएट करना है, यस। पर ध्यान रहे डेप्रिशिएट आप इस वैल्यू पे मत कर देना, स्ट्रेट लाइन हमेशा कॉस्ट पे डेप्रिशिएट होता है। तो 10 करोड़ जो है यही तो आपका 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट होगा 0.5 करके। तो ऑब्वियस सी बात है 2001-2 में आपका डेप्रिशिएशन कितना होगा, 0.5 CR होगा, है ना। 10 करोड़ बाय 20 ईयर्स इंटू 1 ईयर का 0.5 CR डेप्रिशिएट होगा, यानी कैरिंग अमाउंट आपका आ जाएगा नया वाला 7 करोड़ का। और वही अगर मैं बिल्डिंग बी की बात करूँ तो 2 करोड़ में आपने खरीदा है, 40 ईयर्स का इसका यूजफुल लाइफ क्वेश्चन है दिया होगा, तो यानी 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 0.05 करोड़ होगा। यानी ये दोनों हमारे डेप्रिसिएशन के फिगर हो गए 0.5 और 0.05, और आपका कैरिंग अमाउंट दोनों आ चुका हमारा। तो आपको पता चला कि कैरिंग अमाउंट ऑफ बोथ बिल्डिंग है एंड बिल्डिंग बी आफ्टर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 31 मार्च 2002 का कितना आएगा, 7 और 1.95 यानी 8.95 का कैरिंग अमाउंट आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। तो हमें क्वेश्चन ने ये पूछा है, मैं फटाफट करा रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर 8.95 करोड़ का आपका क्वेश्चन है पूछा भी, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैरिंग अमाउंट बता दिया। अब इसको हम प्रेजेंटेशन भी अगर हम करना चाहे तो जो नोट्स टू अकाउंट्स में हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी आपको मैं फटाफट से समझा दे रहा हूँ, सिंपलेस्ट तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो नोट्स टू अकाउंट्स में। कैसे करोगे, हमेशा ध्यान में रखना, जब हम नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट करते हैं तो ग्रॉस अमाउंट में पहले हम प्रेजेंट करते हैं, यानी जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी पहले से हमारे पास जो एसेट था वो हम कॉस्ट में दिखाएंगे। याद है बिल्डिंग ए तो हमारे पास पहले से था, तो बिल्डिंग है 10 करोड़ का ग्रॉस पे पहले से हमारे पास था। ड्यूरिंग देयर हमने एडिशन किया, हमने ड्यूरिंग देयर बिल्डिंग बी खरीदा 2 करोड़ रुपीस में, तो क्या ओपनिंग बैलेंस था और क्या आपने ड्यूरिंग देयर ऐड किया, ऐसे करके क्लोजिंग बैलेंस ये आपका कॉस्ट में आएगा, ध्यान रहे, बिना किसी एडजस्टमेंट के। फिर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साथ बताएंगे, तो हम डेप्रिसिएशन में बताएंगे कि पहले तक का डेप्रिसिएशन क्या, यानी ओपनिंग बैलेंस और डेप्रिसिएशन क्या हमारा, तो वही 2.5 करोड़ पिछले 5 सालों का बिल्डिंग ए का डेप्रिसिएशन 2.5 करोड़ है, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो हमने निकाला था 0.5 करोड़ बिल्डिंग ए का, 0.05 करोड़ बिल्डिंग बी का, तो यही तो आपका आया था। तो आपका 0.55 करोड़ बिल्डिंग ए और बी का डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 3.05 है, और हालांकि नेट बैलेंस आपका 8.95 आ जाएगा। कैसे, 12 माइनस 3.05 यानी 8.95 आ जाएगा, और यही तो हमने निकाला था 8.95। तो जस्ट यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है, आप नोट्स टू अकाउंट्स में करते हो तो अब ये जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बस बात खत्म, और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताएंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको समझा रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ डेटा भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा कि आपने रेंटल इनकम अर्न किया, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो रेंटल इनकम ही तो आपका होगा जो भी होगा। तो बिल्डिंग ए बिल्डिंग बी से आपका रेंटल इनकम इतना हुआ, यानी 100 लाख का आपका रेंटल इनकम हुआ। अब खर्चा भी तो लगता है, तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या क्या हो रहा है, सेल्स प्रमोशन का खर्चा, फीस एंड टैक्सेशन का खर्चा, ग्राउंड का रेंट एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, कमीशन वगैरह का खर्चा, ये सारा खर्चा हो रहा है। यानी 6, 8.5, 9.5, 10, 13 लाख का खर्चा हो रहा है, यानी 0.13 CR का खर्चा है। और ये सब हम अगर CR में बताए तो ये 100 लाख यानी 100 लाख यानी 1 CR का रेवेन्यू आपका। तो वही मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया। मैंने आपको कहा कि आपका रेवेन्यू जो आया वो टोटल दोनों बिल्डिंग मिला के 1 CR का रेवेन्यू आया, 100 लाख यानी 1 CR, और खर्चा हमने सारा बता दिया, 13 लाख का खर्चा यानी 0.13 CR का खर्चा है। डेप्रिसिएशन का भी तो खर्चा है, इसे भूल मत जाना, इसे भूल मत जाना। डेप्रिसिएशन अभी हमने निकाला था ना, तो जो डेप्रिसिएशन हमारा हुआ वो कितना हुआ, 0.50 और 0.05 याद है, ये रख ड्यूरिंग द, तो ये वाला हुआ था, ये दो हमने जो निकाला था, है ना। तो हमने डेप्रिसिएशन भी हमने एडजस्ट कर दिया, तो हमें अल्टीमेटली पता चला कि पीएल में अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज होगा, यानी 0.32 करोड़ हमारा पीएल में रिकॉग्नाइज होगा। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पहले वैल्यू पता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल में क्या जाएगा वो हमने बताया कि हमारा कमाई कितना हुआ नेट पे, रेवेन्यू माइनस खर्चा माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमने किया। अब आगे क्वेश्चन हमें क्या पूछा पता है,
क्या कर रहा हूँ। आगे हमें क्वेश्चन है डिस्क्लोजर करने को बोला कुछ कुछ, तो मैंने फटाफट करा है ना, मैं एग्री करता हूँ, मैंने फटाफट करा है जल्दी से, ताकि टाइम बहुत कम से कम हमारा लगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बोला कि कंपनी का कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है अगेंस्ट बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्चुअल रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बेचने वगैरह पे रेस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया द मैनेजमेंट सॉट एन इंडिपेंडेंट रिपोर्ट फ्रॉम द स्पेशली सोर्स टू एसर्टेन द फेयर वैल्यू और बिल्डिंग ए एंड बी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हमें क्लियर कर दिया था कि ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आपको इंडिपेंडेंट कोई स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैसे भी तो लगते हैं। तो हमने पढ़ा है रेगुलर क्लास में कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जिसके पास अच्छा खासा एक होता है ना इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमिटी से वो है, ये ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, मैंने नॉर्मल वैल्यूअर भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर आगे इन्होंने बताया फेयर वैल्यू हैज बीन कंप्यूटेड बाय द मेथड बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोस नेमली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो इन डेस 113 आपको याद होगा, इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू कंसेप्ट हमने पढ़ा था, जहाँ पर लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 इनपुट्स मैंने आपको समझाया था। तो इससे पता चल रहा है ये लेवल 3 इनपुट्स है। क्यों लेवल 3 इनपुट्स है? क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यानी आप ऑब्जर्वेबल डेटा का यूज नहीं कर रहे हो, आप अनऑब्जर्वेबल डेटा का यूज करो, मतलब मार्केट डेटा का यूज नहीं करो, इंटरनल डेटा का यूज करके आपने फेयर वैल्यू किया। तो हम क्या करते हैं, हमें कॉस्ट मॉडल हम फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, लेकिन डिस्क्लोजर करने के लिए हमें फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने हमें बताया कि इन्होंने फेयर वैल्यू डिटरमाइन किया है 10.50 करोड़ का। तो ये सारा चीज डिस्क्लोजर में जाएगा कि 10.5 करोड़ का वैल्यू है, वैल्यूएशन हुआ आपका फेयर वैल्यू मॉडल। और हम साथ में इनपुट्स भी बताएंगे कि क्या क्या हमने इनपुट्स यूज किया। जैसे आप देख सकते हो हमने पर स्क्वायर फीट रेंट वगैरह ये कंसीडर किया, इतना आएगा, कैश फ्लोस कंसीडर किया, डिस्काउंट रेट ये हमने कंसीडर किया। तो ये सारा हमारे डिस्क्लोजर में जाता है। अब जस्ट मैंने यहाँ पर सोल्यूशन डायरेक्टली आईसीए का अटैच किया। आपको क्या करना, आप ये देख सकते हो, आप इसी को जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए फेयर वैल्यू हमने डिस्क्लोज किया, हमने फिर बताया कि हमने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट किया, उसके थ्रू हमने वैल्यूएशन किया, कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं, ये सारी आपके डिस्क्लोजर में आपके मेन नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहाँ से गो थ्रू कीजिए। फिर देखिए वैल्यूएशन टेक्निक जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड हमने यूज़ किया है, और ये आपका लेवल 3 इनपुट्स है आपका, है ना, लेवल 3 इनपुट्स कहलाया जाता है। और आपका ये अनऑब्जर्वेबल डेटा, याद है मैंने कहा था अनऑब्जर्वेबल डेटा आपने यूज किया इंडेक्स 113 के हिसाब से। और फिर आप रेंज वगैरह बता दोगे कि क्या रेंटल वैल्यू आपने कंसिडर किया, 50 टू 60 रुपीज़ का रेंज आपने कंसिडर किया, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब क्या, फ्यूचर कैश फ्लोस को पुल करना। तो फ्यूचर कैश फ्लोस आपने ये एस्टिमेट किया रेंट आपका कितना आएगा फ्यूचर में, तो उसे आपने कैश फ्लोस एस्टिमेट किया। और आपने ग्रोथ में भी रेंट का ग्रोथ आपने 10% कंसिडर किया, एवरी 3 ईयर्स में होगा। तो ये सारे हमने इनपुट क्या क्या हमने यूज़ किया हम बता रहे हैं। और डिस्काउंट रेट में हमने 12 टू 13% हमने यूज़ किया, मतलब कुल मिला के हम 50 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ के बीच का कैश फ्लो पकड़ रहे हैं, है ना। और ये हम हर साल नहीं पकड़ रहे, आगे हम इस पर 10% का ग्रोथ भी लगाएंगे एवरी 3 ईयर्स। और इन सबको हमें क्या करना है, पुल करना है। तो जब हम पुल करेंगे तो 10% डिस्काउंट रेट नहीं, हम 12% डिस्काउंट रेट का यूज़ करेंगे, 12 to 13% डिस्काउंट रेट हमने यूज़ किया। और इसके बदौलत हमने क्या किया, प्राइस आज का निकाला, डेट इज़ फेयर वैल्यू हमने आज का निकाला। तो ये जस्ट नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर चलता रहेगा ये। तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में अगर मैंने 50 रुपीज़ करके 50 रुपीज़ का इनपुट लेके मैंने वैल्यूएशन किया, तो थर्ड ईयर में ये 55 रुपीज़ लिया जाएगा, क्योंकि 10% ग्रोथ होगा फोर्थ ईयर में, 3 साल के बाद फोर्थ ईयर में 55 रुपीज़ लिया जाएगा। अब इन सबको सारे कैश फ्लोज को तो हम पुल करेंगे, तो सारे कैश फ्लोज को जब हम पुल करेंगे तो 12 टू 13% का रेट से हम पुल करेंगे, और इससे हमारा यहाँ का फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हमने फेयर वैल्यू का हमने इनपुट्स बताए सारे कि क्या क्या हमने इनपुट्स लिए हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब इसे जस्ट रीड करके छोड़ दीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब आगे एक ही लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, जो मैंने आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर चेरी लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, एंड ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो मैं इसके लिए आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूँ, मुझे कमेंट करके बताएगा अगर आपको रिक्वायरमेंट, अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया हुआ है चेरी लिमिटेड वाला। ये आरटीपी नवंबर 2013, आरटीपी नवंबर 2019 में भी है, और साथ ही साथ हमारे एमटीपी मार्च 2021 में भी है। तो अगर आपने नहीं किया है तो मुझे बताइएगा, मैं यूट्यूब में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज आप कीजिएगा क्या, अब हमारे मोबाइल ऐप को जो मोबाइल ऐप हमारा प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। iOS वाले भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जगाती डिजिटल एजुकेशन आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, फ्री लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा स्टोर सेक्शन में, वहाँ पर आप जाके क्लिक कर दीजिएगा कंटेंट, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप आराम से देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप वहाँ से आराम से देख लीजिएगा। तो मैंने सिलेक्टेड जो भी मुझे लगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने क्वेश्चन आपको करा दी, 3 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बस मैंने आपको कहा है। फिर भी यूट्यूब में भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताएगा, मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने का। चलिए बाय बाय।